नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। तो देखिए, आप सभी इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का आज तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर के परिपथी नियम को हम आज जानेंगे आखिर क्या है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्या, बचे हुए जो 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती हैं। इसको निकालने के लिए मैंने आपको नियम बताया था, बायो-सेवर्ट के नियम बताए, पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर में सीखा हमने इनके अनुप्रयोगों के बारे में, देखा कि हम किसी कुंडली के केंद्र में कैसे निकालेंगे या अक्षीय बिंदु पर कैसे निकालेंगे। तो इन चीजों को बारे में देखा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, कैसे है भूमिका, इसके बारे में कुछ विचार बनाते हैं और समझते हैं आखिर है क्या। देखिए अगर आपको बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर बी से लिखते हैं। अगर हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, अगर हमको मान लो कोई धारावाही चालक है, उसमें धारा बह रही है, अब उस धारा की वजह से किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो उसके लिए 2 नियम हैं। एक नियम मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ा दिया हूं, बायो-सेवर्ट्स लॉ। एक नियम क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ होता है, और दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर का जो परिपथी नियम है आज हम इसको जानेंगे, और इसकी मदद से हम कैसे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, इस नियम का निगमन भी देखेंगे। तो आज बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए, तो पेन कॉपी कलम सब खोल के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। हेडिंग आप सभी लगा लीजिए, एम्पियर परिपथीय नियम। स्टार्टिंग में भी आपका हेडिंग वही था, तो लिखिए एम्पियर परिपथीय नियम। एम्पियर परिपथीय नियम मतलब कि एम्पियर का सर्किटल लॉ। ये देखिए काफी ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लगभग सालों में ये चीज पूछा गया है। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर समझेंगे कैसे कह रहा है। लिखिए, किसी बंद परिपथ में, फिर समझा रहे हैं आपको, किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में ये ऐसा लिखे, में ना लिखें, कि सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन को हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लीनियर इंटीग्रल भी कहते हैं। लीनियर इंटीग्रल पथ द्वारा घिरी, लीनियर इंटीग्रल पथ द्वारा घिरी पथ द्वारा घिरी नेट वैद्युत धारा का नेट
वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होती है, या म्यू नॉट गुना होती है। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय अवकलन निकालते हैं, रेखीय समाकलन लेते हैं, क्या लेते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसका मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते किससे हैं? बी से। अगर बी का अवकलन हम डीएल के सापेक्ष करें, बात को समझिए, बी का समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं, अगर हम बी का समाकलन डीएल के सापेक्ष करें तो यही कहलाता है रेखीय समाकलन बी का। कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से आप देखिए। सबसे पहले रेखीय समाकलन को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, और किसका समाकलन निकालना है? बी का। किसके सापेक्ष निकालना है बच्चों? मैं कहूं अगर आपको बी का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालेंगे? डीएल के सापेक्ष। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए यहां पे बी डॉट डीएल और इंटीग्रेशन लिख दिया, इसी को हम कहते हैं रेखीय समाकलन, या यूं कहें लीनियर इंटीग्रल। लीनियर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी राशि को डीएल के सापेक्ष समाकलन करते हैं, यही क्या है? रेखीय समाकलन होता है। और रेखीय समाकलन किसके बराबर है? म्यू नॉट गुना है टोटल धारा के, मतलब पथ के अंदर जितनी भी धारा बह रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम आगे बढ़ें, फिर से देखेंगे, समझते हैं हम। देखिए यहां पे कहा क्या गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम इसका रेखीय समाकलन की बात करते हैं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन या लीनियर इंटीग्रल की बात करते हैं, तो हम b को मल्टीप्लाई करते हैं, या b का समाकलन हम निकालेंगे किसके सापेक्ष? dl के सापेक्ष। कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे b है और dl से इसका dl के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ b कहलाता है। हिंदी में कहें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, और ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट गुना होता है टोटल धारा के। ये बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट है। एक डायग्राम बना लेंगे आप सब, फिर इसकी उत्पत्ति देखेंगे कैसे आखिर हुआ। तो देखते हैं, मान लीजिए कि कोई इसके बगल में आप बना लेंगे, एक कोई वायर है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, डीएल। ये क्या है? डीएल है, और एक चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है। ये बच्चों समझ में आ गया? और इसका केंद्र कितना है? आपकी केंद्र से इसकी दूरी ओ है। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी उत्पत्ति हम लोग देखते हैं और समझेंगे कि आखिर कैसे हम इसके बारे में समझ बनाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसी हुआ, इसकी प्रूफ कैसा है, निगमन कैसे करते हैं। तो देखिए, तैयार हो जाइए। अब इसी का प्रूफ हम देखेंगे, निगमन। निगमन या डेरिवेशन जो है, चलिए देखिए डेरिवेशन कैसे करते हैं। लिखिए, माना कागज के तल के लंबवत, माना कागज के तल के लंबवत, माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है। इसी तार के बारे में बात हो रही है। एक कागज का तल है और इसके लंबवत एक तार XY, एक तार क्या है? XY है, XY है, जिसमें ऊपर की ओर, इसमें देखिए ऊपर की ओर क्या हो रही है? करंट फ्लो कर रही है, जिसमें
ऊपर की ओर धारा बह रही है, धारा आई बह रही है। इसमें क्या हो रहा है, धारा आई आपकी बह रही है। अब एक बात हम मानते हैं, अब एक चीज देखना आप, इस तार में धारा के बहने की वजह से इसके चारों तरफ, एक कागज है ना, कागज के तल, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका परिमाण हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पे फिर देखिए लेते हैं, माना आर त्रिज्या का, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, माना आर त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है। ये वृत्तीय पथ है, देखिए आपके सामने वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या R है और केंद्र कितना है, O है। अब देखिए आगे, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर किसी बिंदु का, या आप लिख लीजिए किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है, ये B किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, आपको मैंने चीज बताया था, B आपका हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। B का मान कितना आ गया, B का मान आप देखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमने आपको, अब इसका लाइन इंटीग्रल आप ले लीजिए। अगर हम इसके लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, चलिए एक लाइन लिखेंगे यहां पे, इसके आगे आप सभी लिखिएगा कि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, यहां पे लिखेंगे वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B परिमाण, वेक्टर B परिमाण होता है, वेक्टर B परिमाण होता है। यहां तक बात समझ में आ गई है। फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के पथ के चुंबकीय क्षेत्र के पथ के चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, मैं इसका रेखीय समाकलन लेता हूं। तो किस तरीके से, अभी भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी राशि का रेखीय समाकलन आपको निकालना है, जैसे हमें b का निकालना है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे b, और रेखीय समाकलन है तो किसके सापेक्ष करेंगे, dl के। इतनी बात क्लियर है। और दोनों वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहां पे लगा दीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब आप देखो
आप क्लास 11th में आप सभी पढ़े होंगे कि a डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा इनके बीच का एंगल है। देखिए यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, देखिए डीएल की भी दिशा इधर है, बी की भी दिशा आपके यहीं पे ही है, बी की दिशा भी यहां पे है। दोनों दिशा जब सेम है तो इनके बीच में थीटा कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। देखिए बी क्या है आपकी इसी दिशा में है, डीएल भी इसी दिशा में है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना, 0 डिग्री बनने वाला है। तो यहां से कैसे निकालेंगे, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से कितना हो गया, यहां से हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल बी डी एल, बी तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेट करते हैं डीएल को। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, समीकरण 1 ले लेते हैं इसको, बी है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों डीएल है क्या, इस परिधि का एक छोटा सा भाग डीएल है, इस परिधि का एक छोटा सा भाग डीएल है। अगर हम बड़े वाले पार्ट को निकालना चाहें तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, बी, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी परिधि को हमें लेना पड़ेगा, और त्रिज्या कितनी है आपकी, आर है, तो पूरी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर हो गई। ठीक है, फिर यहां से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से हमें b की वैल्यू कितनी दी गई है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहां पे हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इन ब्रैकेट में कितना आ गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हुआ, और बच्चों हमारा कितना आ गया, म्यू नॉट आई आ गया, म्यू नॉट आई आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल जो वेक्टर b डॉट dl है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई नहीं, देखिए यहां से निगमन भी हो गया। आप एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फिर से बता रहा हूं इस चीज को, फिर से हम समझ बनाएंगे अपनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए देखिए एक बार फिर से समझते हैं हम। आपको मैंने बताया कि हम सीख क्या रहे हैं, एम्पियर का परिपथी नियम है। परिपथी नियम हमने आपको बताया कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता b है, अगर हम उसका लीनियर इंटीग्रल ले लें, लीनियर इंटीग्रल से मतलब है कि उसका हम रेखीय समाकलन ले लें, तो कैसे लेते हैं, तो b है, इंटीग्रेशन लगाया और डीएल के सापेक्ष यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो इसी को रेखीय समाकलन या लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, एम्पियर के अकॉर्डिंग कहते हैं कि म्यू नॉट गुना किसके, जितना पथ के अंदर धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। ये स्टेटमेंट था। अब इसका निगमन कैसे करेंगे, इस चीज को समझेंगे। देखिए निगमन को समझने के लिए हमने क्या किया कि एक XY लंबाई का एक वायर लिया, ये क्या है आपके XY लंबाई का एक मैंने तार लिया, ठीक है, ये तार है, इस तार की लंबाई कितनी है, XY है, इसमें धारा I ऊपर की ओर बह रही है, इसके चारों तरफ एक हमने पथ लिया। अब माना इस जो पथ है वो वृत्तीय है और इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है R है, ठीक है। अब R का मैंने छोटा सा पॉइंट DL लिया जिस पर B की दिशा और DL की दिशा दोनों समान है। जब दो क्वांटिटी एक दिशा में होते हैं तो थीटा एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है जब पैरेलल होंगी तो मैंने माना, क्या माना कागज के तल के लंबवत एक तार XY है जिसके ऊपर की ओर धारा बह रही है, ऊपर की ओर क्या कर रही है, धारा फ्लो कर रही है। करंट अपनी कहां है, ऊपर की ओर है, हमारी करंट कहां है, ऊपर की तरफ है। अब मैंने माना कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है, ये है वृत्तीय पथ जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, R है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि B है, मैंने माना कि किसी बिंदु, चलिए हमने डीएल वाले पार्ट्स में ले लिया, लंबाई कितनी है, B है,
तो इस बी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से कितना होगा? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, क्लियर है। अब देखिए वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी परिमाण होता है और चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन हमने निकाला बी डॉट डीएल। आपको पता है ए डॉट बी बराबर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा, थीटा 0 यहां पे रख दिया, कॉस 0 का मान 1 होता है। बी डॉट डीएल इनका लीनियर इंटीग्रल, बी को मैंने कांस्टेंट लिया, फिर इंटीग्रेशन इसका करेंगे। इसका हमने डीएल का इंटीग्रेशन किया तो 2πr आ गया। तो समीकरण 1 से हमने देखा कि बी का मान कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और ए वैल्यू उठा के हमने यहां रखा, फिर डीएल के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया तो ये चीज आ गया। फिर आप इस मान को उठा के यहां रखेंगे, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई आ गया। इसका मतलब हो गया कि लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डीएल दोनों वेक्टर क्वांटिटी में है, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब बढ़ते हैं अगले अनुप्रयोगों की तरफ, हम बढ़ेंगे 1 by 1। तो एप्लीकेशन में कई सारे अनुप्रयोग हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे, 3 अनुप्रयोग को पढ़ाएंगे। परिपथीय नियम का एम्पियर के 3 अनुप्रयोग हम सीखेंगे, तो तैयार हो जाइए। हम आशा करते हैं कि यहाँ पे सारी बातें जितनी अभी तक बताई गई आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक समझ हम डेवलप करते हैं। तो हेडिंग आप सभी लगा लीजिए, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, और पहला अनुप्रयोग हम सीखेंगे। तो हेडिंग आप लगा लें, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, या यूं कहें एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसमें हम पहला नियम सीखेंगे क्या है? अनंत लंबाई के सीधे, लिखिए पहला हम जो सीखने वाले हैं, हमारी जो हेडिंग होगी, लिखेंगे अनंत लंबाई अनंत लंबाई के सीधे धारावाही के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी। फिर सीखेंगे इसको आखिर किस तरीके से आगे हम करते हैं, तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। चलिए इसके लिए भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक लूप ले लिया, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा आई क्या कर रही है? प्रवाहित हो रही है।
इसकी त्रिज्या r है और एक छोटी सी लंबाई हमने dl लिया, और b की भी दिशा किधर है, वेक्टर b, दोनों की दिशा मानते हैं सेम है, ठीक है। करंट जो बह रही है आपकी कितनी है, I। ये डायग्राम बनाइए। अब पॉइंट आपका यही है P, जहां पे हमें निकालना है। इतना बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं बातों को। लिखिए, माना एक तार, एक लंबे तार, यहां पे लिखेंगे माना एक लंबे तार में I धारा, तार में स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है, तार से r दूरी पर, एक प्रेक्षक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, वेक्टर B है। वेक्टर B ज्ञात करनी है, आगे लिखिए, वेक्टर B ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे तार के परितः, परितः का मतलब चारों ओर, तार के परितः P से होकर जाने वाला R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, आगे सममित से पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है, तथा B व dl तथा वेक्टर B व वेक्टर dl एक ही दिशा में है,
देखिए यहां समझने योग्य बात यह है कि जो डायरेक्शन है बी और डीएल का वो कितना है, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों किसके बीच में एंगल कितनी है, 0 है। यहां तक बच्चों समझ में आया। अब देखिए एम्पियर के परिपथी नियम से हमने क्या बताया था, वो अभी अभी आपको सिखाएं। एम्पियर परिपथी नियम से, एम्पियर परिपथी नियम से, तो नियम हमें क्या कहता है, आइए सीखते हैं। कहता है कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट आई के बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यहां एक बात और लिखेंगे, चूंकि वेक्टर बी व वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहां से क्या समझ बनती है कि बी डॉट डीएल कॉस 0 डिग्री, या यूं कहें बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये बात समझ में आ गई। यहां पे देखेंगे आप कि b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट लिखा, फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई हो गया। अब डीएल का हम इसका करेंगे समाकलन। आप देखो एक चीज, डीएल एक छोटा सा पार्ट है, डीएल इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, एंड if we want to integrate it then it will equal to the circumference of radius r। तो यहां से कितना हो जाएगा, dl एक छोटा सा पार्ट है, पूरे पार्ट को हम निकालेंगे तो dl आ गया। तो यहां से बच्चों कैसे करेंगे, dl का इंटीग्रेशन किया तो मैंने कितना आ गया, 2 पाई r बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट i। तो मैं आपसे पूछूं b बराबर कितना है, तो म्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई r। 2 पाई कितना आ गया, r हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका फॉर्मूला जनरेट होकर के आपके सामने आ चुका है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चीजों को समझते हैं, फिर अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। ओके, देखिए एक बार फिर से हम समझेंगे चीजों को। यहां पे हमने क्या किया है कि हमें निकालना क्या है कि अनंत लंबाई की सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। तो हमने माना कि एक लंबे तार, कोई लंबा सा तार है, आपके सामने एक तार है लंबा सा, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके केंद्र से आर दूरी पर एक हम पॉइंट पी लेते हैं, जहां का एक छोटा सा पार्ट हमने डीएल लिया, ठीक है, और जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करनी है, और तार के परिता पी से होकर जाने वाला आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। यहां देखिए एक वृत्त हमने आर त्रिज्या का खींच दिया। अब देखिए क्या लिखा है, सममित से पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है तथा बी व डीएल एक ही दिशा में है। मतलब क्या है कि आप डीएल का भी वेक्टर देखो ऊपर है और बी भी ऊपर है। जब दो राशियां एक ही दिशा में होंगी तो बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यही 0 डिग्री आपका बना। तो हम एम्पियर के परिपथी नियम से अभी भी हमने सीखा कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है।
लेकिन चूंकि अभी भी मैंने बताया कि बी व डीएल एक ही दिशा में है, वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द एंगल बिटवीन देम इज विल बी इक्वल टू द 0 डिग्री। और हम सभी जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, बी कॉन्स्टेंट तो बी बाहर लिया और इसका समाकलन किया डीएल का समाकलन, डीएल एक छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा, पूरी परिधि हो जाएगी। और त्रिज्या आर है तो परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगा, म्यू नॉट के बराबर। तो बी बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ये बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे, इसके पहले हम आपको बताएंगे परिनालिका क्या होती है, सोलेनॉइड जो होती है, सोलेनॉइड क्या है इसके बारे में सीखते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और एक चीज और, आप लोग लाइक वगैरह भी चीजें कर दिया करिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अधिक से अधिक। और एक बात और, जितनी भी बातें बता रहे हैं आपको, सब कुछ वेल अप टू डेट आप नोट्स में लिखो, नहीं तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना कोई मतलब का नहीं रहेगा कि आप उसका यूटिलाइजेशन ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ एक अनुभव अपना मैं बताता हूँ, जो भी चीजें हैं आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आने वाला जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आप लोग के लिए, अभी भी है लेकिन आपके समय तक काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ज़रूरी है कि हम चीज़ों की एक अच्छी समझ बनाए रखें, ताकि आप कभी भी किसी भी कंपटीशन में बैठें और एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। जब आपकी बेस अच्छा रहेगा तो इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चे मैथ्स के होंगे, जो आगे मतलब उनका ड्रीम होगा कि कहीं ना कहीं हम एक इंजीनियर बनेंगे, एक रेपुटेटेड कॉलेज से, आईआईटी से, एनआईटी से। तो उसके लिए आप कहीं मान लीजिए बाहर भी जाते हो तैयारी के लिए, या ऑनलाइन के थ्रू आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे कभी भी आप जाओगे तो इतनी बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप 12th पास आउट होकर के जा रहे हो 13th ईयर में तैयारी के लिए, कोटा में जाते हैं, कानपुर, लखनऊ, कहीं पर भी, तो आपको बेसिक तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 13 ईयर में आप जब इंटर के बाद जाएंगे कंपटीशन तैयारी के लिए, उसको 13 ईयर कहा जाता है। तो 13th ईयर में कभी भी इस तरीके से बिल्कुल एक एक डेराइव करके चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो अभी आपको मौका दिया गया, तो चीजों को अभी से पढ़िए, समझिए, तब कुछ हेल्प मिल पाएगा। ऐसे मेडिकल वालों के लिए भी, मेडिकल के जो बच्चे हैं नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिजिक्स में बिल्कुल आप जानो क्या है सर्किटल लॉ। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन याद कर लो ऐसे ही, फिर स्टेटमेंट आया उसको भी इसी तरीके से याद कर लें, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस समझ रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसका एक सकारात्मक एक परिणाम मिलना चाहिए हमें। चलिए, ये टॉपिक तो आपका एंड हुआ। इसके बाद हम सीखेंगे सोलेनॉइड क्या होती है। तो आज हम जानेंगे सोलेनॉइड क्या है, परिनालिका जिसको कहते हैं हिंदी में। परिनालिका, हेडिंग डालेंगे परिनालिका। पहले इसको सीखेंगे कि 2 नंबर में ये चीज पूछा गया कई बार, 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में बस यही परिभाषा पूछ लिया गया कि परिनालिका क्या है। परिनालिका, परिनालिका, इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ये बात समझ में आ गई है क्या है मेरा सोलेनॉइड क्या होती है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन कभी भी पूछा जाए पेपर में 2 नंबर में, तो आप एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। कभी भी 2 नंबर में ऐसा नहीं ऐसी परिभाषा लिखने से काम चल जाएगा, परिभाषा तो लिखेंगे, वो तो 1 नंबर का होगा। डायग्राम भी होता है। आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, चाहे मैथ में आप सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, कहीं पर भी। अगर जरूरी नहीं है कि आपका आंसर ही सही आवे, अगर आपका आंसर भी गलत है तो आप फॉर्मूला वगैरह आपने कैलकुलेशन किया है तो उस पर भी मार्क्स मिलेगा।
तो डेफिनेशन 2 नंबर में ऐसा नहीं है सिर्फ डेफिनेशन ही लिखोगे, डायग्राम भी उसमें ऐड होता है, तो ये चीज जाना करिए। और यहाँ पे आपके मार्क्स छुपे हुए होते हैं। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। एक कोई कॉपर का वायर है, इस तरीके से हम मोड़ दें तो एक परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। ये क्या है आपकी कॉपर का वायर था और हमने इस तरीके से इसको मोड़ दिया, और ये क्या है आपकी परिनालिका है, सोलेनॉइड है, इसके भीतर आपकी करंट बह रही है। आप लोग इसको साथ साथ बनाइए। ठीक, ये आपकी करंट यहां फ्लो कर रही है। देखिए परिनालिका क्या होती है, अगर इसकी लंबाई जो होती है, अगर इसकी लंबाई को मैं L ले लूं, या इसकी लंबाई को मैं अगर B ले लेता हूं और इसकी चौड़ाई को A, तो परिनालिका के लिए हमेशा जरूरी है कि B जो हो A से बड़ा हो, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा हमेशा बड़ी होती है। ये बात समझ में आई आपको? इतनी बात आपको समझ में आ गई है? हमेशा क्या होती है, इस तरीके से होती है। और इनका हेलिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुंडलिनी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेलिक्स। अब देखिए परिभाषा कैसे लिखते हैं इसकी। देखिए परिनालिका एक लंबी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार, एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी, कुंडलिनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलिक्स। क्या कहेंगे, हेलिक्स होती है। हेलिक्स होती है। आगे इसे बनाने के लिए इसको बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड आगे अथवा चीनी मिट्टी की नलिका अथवा चीनी मिट्टी की नलिका चीनी मिट्टी नलिका के ऊपर तांबे के लिखते हुए चलेंगे, तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे
तार के बहुत से फेरे एक दूसरे एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। एक दूसरे से सटाकर क्या करते हैं? लपेट देते हैं। अब लिखिए, ये आपकी मतलब आपका वो बन गया कि सोलोनाइड हम किस तरीके से बनाएंगे। एक दूसरे से सटाकर हम क्या करेंगे? लपेट देंगे। ठीक है, एक नोट एक बात लिख लेंगे यहां पे सोलोनाइड में। सोलोनाइड क्या करते हैं? मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड आपने ले लिया, जैसे ये कोई कार्डबोर्ड है आपके पास, ठीक। अब इस कार्डबोर्ड के क्या करेंगे? चारों तरफ कॉपर के तार ऐसे से लपेटेंगे, या चीनी मिट्टी का कोई बर्तन ले लेंगे या कार्डबोर्ड ले लेंगे, उस पर क्या करेंगे? तांबे का मतलब कॉपर का तार इस तरीके से लपेट के कर देंगे, तो परिनालिका की संरचना बन जाती है। एक बात यहां पे नोट में लिखेंगे, नोट एक इंपॉर्टेंट आप डाल दीजिए यहां पे। नोट में आप लोग लिखिए, यहां पे लिखेंगे परिनालिका के भीतर परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं, यहां तक आपने लिखा। चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के अनुदिश समांतर होती हैं। अक्ष के अनुदिश समांतर होती है। अक्ष के अनुदिश समांतर होती है। आगे लिखिए, इससे दिखाई पड़ता है कि इससे दिखाई पड़ता है कि परिनालिका के किनारों परिनालिका के किनारों, लिखते हुए चलिए आप लोग, परिनालिका के किनारों के अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लिखेंगे, बीच में क्षेत्र एक समान होता है। बीच में क्षेत्र एक समान होता है। एक समान होता है। इन नोट में है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। ओके,
देखिए अगर हमें कोई भी सोलेनोइड बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई चीनी मिट्टी का बर्तन लेंगे या कार्डबोर्ड लेंगे, हमने ले लिया। अब इसके ऊपर कॉपर का तार एक दूसरे से क्या कर देंगे, लपेट देंगे। तो बनी हुई संरचना हमारी किसकी तरह होती है, एक परिनालिका कहलाती है, सोलेनोइड कहलाती है। जब उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो सोलेनोइड के भीतर, मतलब सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के क्या अंदर जो धारा होती है, सॉरी, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर। ये जो होल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होती है, एक जैसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, और इस बातों को आपको बताया है। तो अब देखिए कल की टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे। कल हम निकालेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान है उसकी तीव्रता कितनी है। फिर आपको पढ़ाएंगे, एक टॉपिक है टोराइड के बारे में, टोराइड सीखेंगे। उसके बाद लॉरेंज बल के बारे में जानेंगे। तो ये सब टॉपिक है, तो आसानी से आराम से हम चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। और कोर्स को ख़त्म करने का टारगेट भी आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग 31 जनवरी तक ख़त्म कर सकते हैं। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है, मान के चलिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती हैं। तो आप लोग आराम से पढ़ते हुए चलिए, कोई ऐसा मतलब हेडेक लेके नहीं चलेंगे हो पाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।